इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्ट्रांड रसल के द्वारा दी गई द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी के चैप्टर 1, 5, 9 और 10 के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला चैप्टर देखते हैं। पहले चैप्टर का नाम है अपीयरेंस एंड रियलिटी। तो इसमें अपीयरेंस और रियलिटी के बारे में हम डिस्टिंग्विश करेंगे, क्या होती है क्या नहीं होती है। तो जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होता है विद द सर्च ऑफ सर्टेन नॉलेज विच इज़ इंडिविटेबल। ऐसी नॉलेज जिस पर हम डाउट ही ना कर सके, जो कि सर्टेन हो, ऐसी चीज़ पर ये डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। अपीयरेंस क्या है? जो चीज़ हमें दिख रही है, व्हाट थिंग्स सीम टू बी, लेकिन एक्चुअल में जो है उसको रियलिटी बोलते हैं। फिर आगे बताया है पेंटर और फिलोसफर में क्या डिफरेंस है। पेंटर वो है जो चीज़ों को देखता है जैसे वो दिखती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल मैन होता है और जो फिलोसफर होता है वो जानना चाहता है वो एक्चुअली में है क्या चीज़ें। द टेबल हैज़ नो पर्टिकुलर कलर, इट डिपेंड्स अपॉन द लाइट और कलर या नेचर ऑफ लाइट, स्पेक्टेटर, स्पेक्टिकल्स एंड द एंगल ऑफ विजन फ्रॉम वेयर द टेबल इज बीइंग सीन। तो टेबल का अपना कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि किस कलर की लाइट उस पर पड़ रही है, उसका लाइट का नेचर क्या है। ये डिपेंड करता है स्पेक्टेटर पर, उस पर देखने वाले पर, क्या वो नॉर्मल आदमी है कोई है, या फिर वो कलर ब्लाइंड है। फिर ये डिपेंड करती है स्पेक्टिकल्स पे एंड द एंगल ऑफ विजन फ्रॉम वेयर द टेबल इज बीइंग सीन, यानी कि कहाँ से तुम उसको देख रहे हो टेबल को। सेम अप्लाइज टू द टेक्सचर ऑफ द टेबल। अपीयरेंस चेंजेस विद चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेक्टेटर एंड द टेबल। इसी तरीके से टेक्सचर पे भी ये चीज़ लागू होती है। टेबल के टेक्सचर की अलग अलग रहेगी, अपीयरेंस चेंज हो जाएगी जैसे हम डिस्टेंस जो है स्पेक्टेटर और टेबल के बीच में चेंज करेंगे। नॉर्मल डिस्टेंस से तुम्हें स्मूथ और इवन दिख सकती है, लेकिन अगर यही चीज़ जो है तुम थोड़ा पास आके देखो तो आपको उस पर थोड़े ग्रेन्स भी दिख सकते हैं। माइक्रोस्कोप वुड एबल अस टू सी द रफनेस एंड हील्स एंड वैलीज। अगर हम उस पर माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं तो हम उस पर बहुत हील्स और वैलीज भी दिख जाएंगी ऊबड़ खाबड़, क्योंकि वो काफ़ी नज़दीक से हम देख पाएंगे फिर। सिमिलरली थिंग्स लुक डिफरेंट इन शेप फ्रॉम वेरी एवरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ विजन और व्यू। तो चीज़ें अलग दिख सकती है, अलग शेप की दिख सकती है, अगर हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ विजन से हम उसको देखते हैं। सिमिलर डिफिकल्टीज अराइज व्हेन वी कंसीडर द सेंस ऑफ टच, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी वी प्रेस विद, हाउ हार्ड वी प्रेस। तो ये डिपेंड करेगा किस बॉडी पार्ट से हम उस चीज़ को प्रेस कर रहे हैं और किस हार्डनेस से या सॉफ्टनेस से हम उसको प्रेस कर रहे हैं। तो अगर हम अपने अंगूठे से कोई चीज़ प्रेस कर रहे हैं तो उसका सेंस ऑफ टच अलग होगा। अगर हम उसे अपनी चीक से प्रेस कर रहे हैं तो सेंस ऑफ टच कुछ अलग हो सकता है। धीरे प्रेस करेंगे तो टच का सेंस कुछ और होगा, और हार्डली प्रेस करेंगे तो कुछ और होगा। तो सेम अप्लाइज टू द साउंड एज वेल। डिफरेंट पार्ट में प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड, और सेम साउंड में हेयर डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ आवर ईयर्स। तो साउंड भी हमें डिफरेंट प्रोड्यूस हो सकती है डिफरेंट पार्ट से। ठीक है, टेबल पे अगर हाथ मारोगे तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगी, और वही हाथ अगर तुम किसी तबले पे मारोगे तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। या फिर टेबल के किसी दूसरे पार्ट पे मारोगे वो हाथ, तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगी। और ये हमारी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कानों की, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें डिफरेंट साउंड सुनाई देगी कैपेसिटी के अनुसार। Therefore, it is evident that real table is not the same what we immediately experience by sight or touch or hearing. तो जो हम इमीडिएटली हमारे सेंसेस से एक्सपीरियंस कर रहे हैं टेबल को, वो रियल टेबल नहीं है। वो हमें दिख रहा है, ऐसा है, वो अपीयरेंस है खाली। रियल टेबल इफ दिस इज नॉट इमीडिएटली नोन बट मस्ट बी एन इन्फरेंस फ्रॉम व्हाट इज इमीडिएटली नोन। तो रियल टेबल अगर वो एग्जिस्ट करता भी है तो वो इमीडिएटली हमें पता नहीं चलेगा। जो इमीडिएटली पता चल रहा है वो बस जो इन्फरेंस है हमारा। Hence, two questions arises: if there a real table at all? If so, what sort of object can it be? तो दो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं कि क्या वास्तव में कोई रियल टेबल एग्जिस्ट करती भी है, अगर करती भी है तो फिर वो किस तरह की होती है, क्या उसकी नेचर है। तो सेंसेशन, सेंस डेटा क्या है? थिंग्स दैट आर इमीडिएटली नोन इज सेंसेशन सच एज कलर्स, साउंड्स, स्मेल्स, हार्डनेस, रफनेस एक्सेट्रा। तो सेंस डेटा वो बोलता है जो हमें सेंसेशन में और इमीडिएटली नोन होता है, जैसे कलर्स हम देख सकते हैं इमीडिएटली, साउंड
स्मेल, हार्डनेस, रफनेस, तो ये सेंस डेटा है, क्योंकि सेंसेस से हमें पता चलता है डेटा। Though till this point, what we know about the table is through sense data only, round color, long shape, sharp smoothness, etc. But still, we cannot say that the table is the sense data. तो हमें अभी तक जो भी पता चला टेबल के बारे में वो सिर्फ खाली सेंस डेटा है, और हम अभी भी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में. The real table, if it exists, we will call it a physical object. The collection of all physical objects is called matter. Thus, our two questions may be restated as: is there any such thing as matter? If so, what is its nature? Berkeley इस पे बोलते हैं कि immediate objects of our senses does not exist independently of us. If there is anything exist independently of us, they cannot be the immediate objects of our sensations. ठीक है, अगर इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो हम इमीडिएट नहीं हो सकते, इमीडिएट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हमारे सेंसेशन के. Commonly, it is believed that matter is something which is opposed to mind. ऐसा माना जाता है कि मैटर जो है ऐसा है कि जो माइंड के अपोजिट है. समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैपेबल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ थॉट और कॉन्शियसनेस. तो मैटर वही होगा जो स्पेस घेर रहा है कुछ, और उसमें कोई थॉट वगैरह नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं है मैटर में. इट इज़ ओनली इन दिस सेंस बर्कले डिनाइज मैटर. और इस सेंस में बर्कले जो है मैटर को डिनाई कर देते हैं. दैट इज समथिंग नॉन मेंटल, neither mind nor ideas entertained by some mind. तो इस तरह बर्कले मैटर को डिनाई कर देते हैं. It does not deny that the sense data which we can only take as signs of the existence of the table are really signs of the existence of something independent of us. तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि जो सेंस डेटा है ये कुछ इंडिपेंडेंटली किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है. He admits that there must be something which continues to exist when we go out of the room or shut our eyes. बर्गले एडमिट करता है इस बात को कि कुछ ऐसी चीज़ तो है जो एग्जिस्ट करती है चाहे हम रूम में रहे या फिर आंखें बंद कर ले अपनी. जैसे कि अगर हम उसमें से चले जाए तो वो तभी भी एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं कि हम उसे देख रहे हैं तभी वो एग्जिस्ट कर रही है. बट ही थिंक्स दैट दिस समथिंग कैन नॉट बी रेडिकली डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम व्हाट वी सी and cannot be independent of seeing altogether, though it must be independent of seeing. This led him to regard the real table as an idea in the mind of God. तो उसके अनुसार जो है ये टेबल है जो आइडिया, टेबल का आइडिया है ये इंडिपेंडेंट है हमारे देखने से. तो ये जो है वो आइडियलिस्ट है ये, तो ये आइडिया है इन द माइंड ऑफ गॉड. रियलिटी का हम चाहे उसे देखें या ना देखें वो एग्जिस्ट करेगा. According to Berkeley, table does not depend for its existence upon being seen by me. तो बर्कली के अनुसार टेबल का एग्जिस्टेंस मेरे देखने पे डिपेंड नहीं करता है. इट डज डिपेंड अपॉन बीइंग सीन बाय सम माइंड, नॉट नेसेसरली द माइंड ऑफ गॉड बट मोर ऑफन द होल कलेक्टिव माइंड ऑफ यूनिवर्स. Idealists like Berkeley think that there is nothing real except minds and their idea. Minds और जो उनके ideas है वही real है और कुछ नहीं है real. Whatever can be thought of is an idea of the mind, idea in the mind. जो भी कुछ है वो माइंड का आइडिया है बस. Nothing can be thought of except ideas in mind. Anything else is inconceivable. और कुछ इसके अलावा आइडिया के अलावा इनकंसीवेबल है, उसको कंसीव नहीं किया जा सकता. What is inconceivable cannot exist. जो भी इनकंसीवेबल है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ये बर्कले का कहना है. लेबनीज का कहता है इस पर what appears as matter is really a collection of more or less rudimentary minds. जो भी हमने मैटर दिख रहा है ये कुछ नहीं है, बस कलेक्शन है more or less rudimentary minds का. Both Berkeley and Leibniz admit that there is a real table, but Berkeley says it is certain ideas in the mind of God, and Leibniz say it is a colony of souls. Almost all other philosophers also admit that there exists a real table. Now, what is the nature of this real table? ये सेकंड क्वेश्चन है. तो सभी के सभी फिलोसोफर मानते हैं कि हाँ भाई रियल वास्तव में टेबल एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी नेचर क्या है ये दूसरा क्वेश्चन है. ये पता जानने की कोशिश करते हैं. नेचर ऑफ थिंग्स वेरी पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेमवर्क दे आर वर्किंग इन. फॉर लेबनीज इट इज कम्युनिटी ऑफ सोल्स. लेबनीज के अनुसार ये सोल्स की कम्युनिटी है. और for Berkeley, it is an idea in the mind of God. Science tells us it is a vast collection of electric charges in violent motion. साइंस का कहती है इसकी नेचर कैसी है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का कलेक्शन है इसके अंदर जो वायलेंटली मोशन में है. द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू आंसर फॉर द फिलोसफी. फिलोसफी के लिए ये क्वेश्चन का आंसर करना इतना आसान नहीं है.
But if it cannot answer so many questions as we could wish, it has at least the power of asking questions which increase the interest of the world, and so the strangeness and wonder lines below the surface even the commonest things of daily life. वही है कि भाई इंटरेस्ट जगाएगा, क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, ठीक है। चैप्टर फिफ्थ की अगर बात करें तो नॉलेज बाय एक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन की हम बात करते हैं। नॉलेज जो है ये दो तरह की होती है, नॉलेज ऑफ थिंग्स एंड नॉलेज ऑफ ट्रुथ्स। तो नॉलेज ऑफ ट्रुथ्स हम इसमें नहीं जानना है, चैप्टर फिफ्थ में हमें जो जानना है नॉलेज ऑफ थिंग्स जानना है, तो ये दो तरह की हो सकती है, नॉलेज ऑफ थिंग्स बाय एक्वेंटेंस एंड बाय डिस्क्रिप्शन। बाय एक्वेंटेंस जो है दो तरह की है, फिर मेमोरी से और इंट्रोस्पेक्शन से। बाय डिस्क्रिप्शन भी दो तरह की है, एम्बिगियस और डेफिनेट नॉलेज। तो पहले बात करते हैं एक्वेंटेंस विद एनीथिंग, ये क्या है। एक्वेंटेंस होना यानी कि डायरेक्टली अवेयर होना, मीन्स डायरेक्टली अवेयर, immediately conscious हो जाना, presence of my table acquainted with the sense data that make up the appearance of my table, its color, shape, hardness, etc. तो immediately जो है conscious हो गया, मैं उस चीज़ के acquainted हो गया उससे, तो ये है acquaintance के द्वारा knowledge। My knowledge of the table is a description kind of knowledge, जो मेरी knowledge है टेबल की बारे में बता सकता हूँ, उसकी चार पेड़ है, ये वैसी कलर का है, तो ये डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ नॉलेज हो गई। The table is the physical object which causes such and such change data. Knowledge by acquaintance की अगर बात करें, all our knowledge, both knowledge of things and knowledge of truths, rests upon acquaintance as its foundation. तो foundation में आप ये दोनों को foundation knowledge है। Most obvious example of this knowledge of acquaintance is sense data with which we are directly acquainted. तो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है सेंस डेटा, ये इसके द्वारा ही डायरेक्टली एक्वेंटेड करते हैं चीज़ों से। द फर्स्ट एक्सटेंशन बियॉन्ड सेंस डेटा इज एक्वेंटेंस बाय मेमोरी। पहला जो एक्सटेंशन है इसका बियॉन्ड सेंस डेटा वो है एक्वेंटेंस बाय मेमोरी, मेमोरी से। नेक्स्ट एक्सटेंशन इज acquaintance by introspection, not only aware of things but aware of being aware of them। तो हमें चीज़ों से अवेयर ही नहीं होना है, हमें ये पता भी होना चाहिए कि हम चीज़ों के बारे में अवेयर है, तो इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, कि चीज़ों की अवेयरनेस के बारे में भी अवेयर होना। एग्जाम्पल क्या है इसकी, व्हेन आई सी द सन आई एम ऑफन अवेयर ऑफ माई सीइंग द सन। जब मैं सूरज को देखता हूँ तो मैं उस चीज़ के लिए अवेयर हूँ, मैं सूरज को देख रहा हूँ। व्हेन आई डिज़ायर फूड आई मे बी अवेयर ऑफ माई डिज़ायर फॉर फूड। जब मेरे को खाने की इच्छा हो रही है तो मैं इस इच्छा को, खाने की इच्छा के प्रति भी अवेयर हूँ। So here, my seeing the sun in one and my desire for food in the second are the object with which I am acquainted. We have acquaintance. We have acquaintance not only with particular existing things but with universals as well. Say general ideas such as whiteness, diversity, brotherhood. तो इनके प्रति भी हम acquaintance होते हैं universals के लिए। Every complete sentence must contain at least one word which stands for universal, since all words have a meaning which is universal. अब बात करते हैं नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन का मतलब है एनी फ्रेज ऑफ द फॉर्म ए सो एंड सो और बी एच सो एंड सो। तो फ्रेज ऑफ फॉर्म ए सो एंड सो, इसको एम्बिगियस डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अगर कोई फ्रेज है द सो एंड सो इस फॉर्म में, तो उसको डेफिनेट डिस्क्रिप्शन माना जाएगा, यानी जिसके आगे द है वो डेफिनेट है, जिसके आगे ए है वो एम्बिगियस है। Thus, a man is an ambiguous description and the man is a definite description. An objection is known by description when it is so and so, that is, when we know that there is one object and no more having a certain property. When we say the so and so exists, there is just one object with which is the so and so. Example, the unionist candidate for this constituency exists. Means someone is a unionist candidate for this constituency and no one else is. उसके अलावा कोई नहीं है, सिर्फ अकेला ही है। The proposition A is the so and so means that it has the property so and nothing else has. Mr. A is a unionist candidate for this constituency means Mr. A is a unionist candidate for this constituency and no one else is. Common words, even proper names, are usually really descriptions. All names of places, London, Ghana, Asia, Earth, solar system, similarly involve description which start from someone or more particulars with which are acquainted. Every proposition which we can understand must be compared wholly of the constants with which we are acquainted. This is the fundamental principle in the analysis of proposition containing description. Knowledge by description enables us to pass
beyond the limits of private experience. We can have knowledge with description of things which we have never experienced. तो जरूरी नहीं है कि हमने एक्सपीरियंस किया कुछ चीज़ जब हमें नॉलेज होगी डिस्क्रिप्शन से, हमें अगर एक्सपीरियंस भी नहीं की तभी भी हमें नॉलेज हो सकती है उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन मेथड से। हाँ, चैप्टर 9 की अगर बात करें तो वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल्स, प्रॉपर नेम्स स्टैंड फॉर पर्टिकुलर्स व्हाइल अदर सब्सटेंटिव्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस एंड वर्ब्स स्टैंड फॉर यूनिवर्सल। तो पर्टिकुलर के लिए जो है प्रॉपर नेम्स आएंगे और जो एडजेक्टिव प्रीपोजिशंस हैं वर्ब्स है वो यूनिवर्सल्स कहलाते हैं। प्रोनाउंस स्टैंड फॉर पर्टिकुलर्स बट आर एम्बिगियस, ये एम्बिगियस होते हैं। इट इज ओनली द context or the circumstances that we know particulars they stand for. Now is an ambiguous particular which represent the present moment and present is always changing. So ambiguous. All a priori knowledge deals exclusively with the relations of universals. जितनी भी a priori knowledge है वह universal से deal करती है. At least one word which denotes a universal is needed to make a sentence. ठीक है? All truths involve universals, and all knowledge of truths involve acquaintance with universals. Nearly all the words found in the dictionary stand for universals. We do not naturally dwell upon those words in a sentence which stand for universals. Even if we do, we naturally think of them as standing for some other particular that come under the universal. For example, Charles' first head was cut off. We naturally think of Charles' one head of cutting off his head, which all are particular, but if we dwell upon what is meant by the word head or the word cut, they are universals. We feel such words to be incomplete and insubstantial, devoid of context, hence we avoid or doesn't not as such universals. Even among philosophers, only those universals which are named by adjectives or substantives have often recognized, while those named by verbs and prepositions have been overlooked. Adjectives and common nouns express qualities, properties of single things, whereas prepositions and verbs express relations between two or more things. Due to this neglect of prepositions and the verbs, every preposition regarding is attributing a property to a single thing rather than expressing a relation between two or more things. Hence, it was supposed that ultimately there can be no such entity as a relation between things. Hence, either there can be only one thing in the universe, or if there are many things, they cannot possibly interact in any way. Examples: Spinoza were monism, Leibniz monadism. Both of these opposing philosophies resulted from an undue attention to one sort of universal, that is, adjectives and substantives. Substantive. If someone is anxious to deny universals, then we should know that we cannot prove entities such as qualities that are universal, represented by the A and S, but we can prove represented by the adjectives and substantives, but we can prove that there must be relatives that is the universals represented by prepositions and verbs. Example: universal of whiteness. How one can prove? One can say things are white because they have the quality of whiteness. This view was denied by Berkeley. Hume saying it as an abstract idea. This had when we think of whiteness, we form an image of some particular white thing, such as that it is actually true for any other or white thing. Same in case of geometry, when we wish to prove something about all triangles, we draw a particular triangle which is characterized or having same properties, which or having same property with other triangles as well. The reasoning applied is applicable to all of them, but how do we know that a thing is white or a triangle? To avoid universals, whiteness and triangularity, we should shall choose some particular patch of white or some particular triangle and say that anything is white or a triangle if it has the right sort of resemblance to our chosen particular. Every whites will resemble the other whites. Resemblance resemble each other. Resemblance is universal. The relation of resemblance must be a true universal. Berkeley and Hume failed to perceive this repetition of their rejection of abstract ideas because, like their adversaries, they only thought of qualities and altogether ignored relations as universals. Now we need to prove universals are not merely mental. Consider the proposition Edinburgh is north of London. Here the relation north of is radically different from such things. It is neither in space nor in time, neither material nor mental, that it is something. Suppose we are thinking of whiteness in some one sense, it may be said that whiteness is in the mind, but in this
In the strict sense, it is not whiteness that is in mind, but the act of thinking of whiteness, and thus we come to think that whiteness is mental. But it is not so. No two men can have same act of thought, and no one man could think of it twice at different times and different times. Thus, universals are not thoughts, though when known, they are the objective thoughts. Existence of things. Things exist only when they are in time. Thoughts, feelings, minds, and physical objects exist, but not the universal in the sense. This I'll say the universal subject for having been, where being is opposed to existence as being timeless. The world of universals, world of being, the world of being is unchangeable, rigid, exact, delightful to the mathematician, the logician, the builder of metaphysical systems, and all who love perfection more than life. The world of existence is fleeting, vague, without sharp boundaries, without any clear plan or arrangement, but it contains all thoughts and feelings, all the same data, all physical objects, everything that can do either good or harm, everything that makes any difference to the value of life and the world. Truth is that both are important to the metaphysician. That's what chapter है, last chapter है on our knowledge of universals. Knowledge of universals like particulars obtained by acquaintance, second by description, third either by acquaintance or by description. तीन तरह से हो सकती है acquaintance and description से और दोनों से easily. When we admit one universal like whiteness by choosing a white patch, each resembles the other whites, we might admit in the same way the other universals as well. With the principle of resemblance, for example, brotherhood, sharpness, etc. Universal of this sort of may be called the sensible qualities can be apprehended by less effort of abstraction than any others, and they seem less removed from particulars than any other universals are. Next come the relations. The easiest relations to apprehend are those which hold between the different parts of a single complex sense datum. Between universals, there are relations of which we may be immediately aware. Example, resemblance between two shades of green is greater than the resemblance between a shade of red and a shade of green. तो दो शेड्स के बीच में जो ग्रीन के दो शेडों में रिजेंबलेंस ज़्यादा होगी जिसके मुकाबले रेड और ग्रीन के मुकाबले. Our knowledge of relations though requires more power of abstraction than required for perceiving the quality of sense data appears to be equally immediate. But problem of a priori knowledge. Example: 2 plus 2 equals to 4. It is fairly obvious that this proposition states a relation between the universal 2 and the universal 4. This suggests a proposition. All a priori knowledge deals exclusively with the relations of universals. We know a priori that two things and two other things together make four things, but we do not know a priori that if Brown and Jones are 2 and Robinson and Smith are 2, then Brown and Jones and Robinson and Smith are 4. This proposition can be understood when we know that there are such people named what Brown, Jones, and Robinson and Smith, and this can be known only by experience. Hence, although our general proposition is a priori, all its application to actual particulars involve experience and therefore contain an empirical element. यानी कि जनरल प्रोपोजिशन होने के बावजूद भी हमें यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ रही है सभी उसके पर्टिकुलर्स पर अप्लाई करने के लिए वो चीज़. In this way, it seemed that our a priori knowledge has been based upon an error. Sometimes we reach know a general proposition even when we don't know a single inheritance, even when we don't know a single instance of it. Example, any two numbers can be multiplied together and will give a third called product. Sometimes general proposition may be arrived at first instance by induction when many particular instances are known. Example, if we draw perpendiculars to the sides of a triangle from the opposite angles, all three perpendiculars meet in a point. Sometimes it is absurd to verify propositions like all men are mortal by having an individual acquaintance with the whole human race in order to understand what our proposition means. However, this possibility of knowledge of general proposition of which no instance can be given is often denied. ये कह रहा है कि भाई ये एब्सर्ड है कि वेरीफाई करने पोजीशन की ऑल मैन आर मॉर्टल बाय हैविंग ये स्टेटमेंट है कि ऑल मैन आर मॉर्टल की सभी जो है ह्यूमन जो है मॉर्टल होते हैं. तो इसके लिए हम ये नहीं कि एक को जाके देखें कि भाई सब मरे हुए हैं. पूरी ह्यूमन रेस को जो है जाके एक्वेंटेंस करेंगे, मतलब एक्सपीरियंस करेंगे. तो हमें पता है कि भाई
सभी जो है मैन मोर्टल होते हैं। तो इसने बोला थैंक यू, उम्मीद है आपको वीडियो ठीक लगा होगा। एक्चुअली मैंने इसमें इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि भाई वीडियो ये लिखा हुआ है, तुम समझ सकते हो पढ़ के। बाकी यार मेरे पास टाइम भी नहीं है।